हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू लीगल एज। मैं तपेश सक्सेना, डायरेक्टर ऑफ QADLR डिपार्टमेंट इन टॉप रैंकर्स, राइट। और हमारे साथ हैं QT के एक्सपर्ट, AR के एक्सपर्ट श्रीकांत सर, द OG फैकल्टी ऑफ लीगल एज, राइट। आई एम श्योर आपने उनके क्लासेस भी अटेंड किए होंगे एंड यू मस्ट हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम, राइट। तो इस रोड मैप सीरीज़ में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि QT और AR की जो इम्पोर्टेंस है क्लैट के एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली वो कितनी ज़्यादा है या कितनी है, राइट। उसको क्वांटिफाई करेंगे, उसको समझेंगे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से हमारे पास डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। सो एवरीथिंग अबाउट QT एंड AR वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। आई एम श्योर दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू, राइट। तो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, तो 100% आपके QT और AR से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं श्रीकांत सर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें QT और AR का जो वेटेज है पेपर में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, एंड साथ ही साथ में जो उसकी इम्पोर्टेंस है ओवरऑल परफॉर्मेंस में किसी भी बच्चे के लिए, तो वो क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी सी हमें इंसाइट्स अवेलेबल करवा दें। थैंक यू सर। क्लेट में यदि हम देखें बेटा तो क्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्यूटी का जो वेटेज है यदि हम टिल 20 से देखें 2020 से देखें तो 10% वेटेज रहता है। अभी फ़िलहाल जो पेपर क्लेट का हो रहा है 120 मार्क्स का पेपर होता है और 10% यदि देखें तो 12 मार्क्स का हमें वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रहा है। एआर की बात करें तो एआर थोड़ा सा कभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा है कि क्लैट में एआर का बहुत ज़्यादा वेटेज था, अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन हमें क्लैट में देखने को मिले थे। तो एआर को भी हमें उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम क्यूटी को दे रहे हैं। और यदि दोनों सब्जेक्ट को हम टोटल देखें तो 32 क्वेश्चन लास्ट ईयर हमें क्लैट में देखने को मिले थे। अराउंड 25 से 28% हमें वेटेज क्लैट में एआर और क्यूटी का देखने को मिला था। तो दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यदि हम देखें तो ये फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। मतलब यदि बच्चा थोड़ा मेहनत यहाँ पे करे तो 100% स्कोर वहाँ पे गेन कर सकता है। करेक्ट। एंड बेसिकली कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करते हैं कि यार QT को हम थोड़ा बाद में प्रिपेयर कर लें या AR को थोड़ा बाद में प्रिपेयर कर लें। लास्ट ईयर से पहले तो वैसे भी क्लैट में AR आता नहीं था, तो बच्चों का माइंडसेट वही था कि A लेट में आएगा या किसी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो बाद में कर लेंगे। तो अभी मतलब जो क्लैट के पैटर्न में चेंजेस हुए हैं प्लस स्कोर को भी अगर हम ध्यान में रखें, तो अभी बच्चे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसे QT और AR को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए अराउंड सर 4 मंथ हमें क्लैट के लिए अभी मिले हैं यदि हम मोटा मोटा देखें तो। और ये 4 मंथ हमारे लिए बहुत सफिशिएंट हैं। जो बच्चा अभी क्लैट में क्यूटी या एआर को टच नहीं किया है, मतलब जिसका अभी हम देखें कि बिल्कुल स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। बस थोड़ा हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्लैट के लिए जो क्यूटी है उसमें परसेंटेज है, रेशो प्रपोर्शन है, एवरेज वाला जो टॉपिक है थोड़ा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये 4 टॉपिक भी यदि बच्चा कर लेता है तो यदि हम लास्ट 5 ईयर का डेटा देखें तो क्लैट में जो डीआई पूछे गए हैं वो इन चैप्टर पे ही बेस आए हुए हैं। एआर की बात करें तो वहाँ पे डेटा अरेंजमेंट मैक्सिमम पूछा जाता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। तो बहुत बेसिक सा एआर पूछा जाता है, बहुत हार्ड लेवल यहाँ पे एआर नहीं आता है। तो बच्चा यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डेटा अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, इन पे यदि काम करता है तो अच्छा खासा स्कोर सर गेन कर सकता है। ओके। क्लैट में हम लोगों को एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देती है कि वहाँ पे किसी भी सेक्शन में हमें वन लाइनर्स नहीं दिखाई देते। AR के क्वेश्चंस भी हमें सेट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, QT के क्वेश्चंस भी DI सेट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो ये कैसे डिफरेंस पैदा कर देता है, मतलब उससे हमारी प्रिपरेशन पे क्या अंतर आता है? कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कितनी वन लाइनर की प्रैक्टिस होनी चाहिए और कितना एक्चुअली हमें सेट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए? देखिए क्लैट का एग्जाम यदि देखें तो बेसिकली पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है। हर सब्जेक्ट में हम देखेंगे वहाँ पे पैसेज हमें देखने को मिलते हैं। बट पैसेज में और वन लाइनर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हम वन लाइनर जब सॉल्व करते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो उसका जो एक बंच होता है वही हमारा डीआई का एक सेट बन जाता है। ओके। हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन यदि हम मिलाते हैं, मतलब पैसेज में एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, उसे हम जब डिकोड करते हैं, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो बेसिक हम जो वन लाइनर से क्लियर करते हैं या फिर जो चैप्टर का बेसिक हम क्लियर करते हैं, उसी से बहुत कुछ हम अच्छा खासा बेसिक, मतलब जो पैसेज का सॉल्यूशन है, पैसेज को डिकोड करना जो है वो वहीं से हम एक तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं।
तो ओके। यदि आप वन लाइनर भी कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो AR प्लस QT दोनों में ही आपको वो हेल्पफुल DI में भी मिलेगा, पैसेज में भी मिलेगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वन लाइनर में अगर हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर हाँ। गलत होगा। बट अगर हमने सेट्स को या पैसेजेस को थोड़ा सा भी मिस इंटरप्रेट कर लिया, गलत तरीके से समझ लिया, तो आई थिंक कि फिर वो पूरे 5-6 क्वेश्चंस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो बिल्कुल। थोड़ी सी रिस्क मेरे ख्याल से ज़्यादा है, तो इसीलिए हाँ यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब जम के प्रैक्टिस करें। जी। और जहाँ जहाँ पर भी थोड़े से ट्रिक्स एंड ट्रैप्स हो सकते हैं, कहीं पर भी अगर फंसाने के लिए कोई डेटा दिया गया है हम्म। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें, है ना? वही। तो वो मेरे ख्याल से अच्छे से हाँ। हेल्प करेगा। मैक्सिमम क्लासेस में भी हम यही बताते हैं बच्चों को कि QT और AR एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कंसल्टेशन बच्चे का बहुत होना जरूरी है। एक सिली मिस्टेक यदि आप कर दोगे तो उसमें क्या होता है कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके रॉन्ग हो सकते हैं, और यदि आप बहुत अच्छे से केयरफुली सारी इन्फॉर्मेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर सारे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस यहाँ पर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं वो हमेशा एक टीचर से सुनना चाहते हैं कि सर हमें तो आप ऐसे कोई 4-5-6 टॉपिक बता दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएं। तो आप मुझे पहले तो QT के बारे में बताइए कि QT में ऐसे कौन से 5-6 टॉपिक होने चाहिए जो मेरे ख्याल से मस्ट टू डू हैं, करने ही चाहिए, और उसके बाद फिर आप AR के बारे में भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, जैसे सर ने आपने बोला कि सर हमें तो बस ये बता दो कि कहाँ से अच्छा हमारा स्कोर आ सकता है। तो यदि हम लास्ट 5-6 ईयर का क्लेट का डेटा देखें तो जितने भी पैसेज आए हैं, जो मैंने शुरू में भी बोला था कि परसेंटेज, रेशो और एवरेज हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से हर बच्चा जो क्लेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके नॉलेज में, उसके माइंड में ये चीज़ें होती भी हैं। तो यदि इन टॉपिक को बेटा आप बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब ये होता है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि 2 दिन 3 दिन हम परसेंट करेंगे, परसेंट अच्छा हो जाएगा। तो परसेंट पे आपको थोड़ा 15 से 20 दिन काम करना पड़ेगा। हर चीज़ छोटी छोटी, हर बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। और बिना परसेंट के, बिना रेशो के, बिना एवरेजेस के आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अच्छी बात यह है कि इन्हीं 3 टॉपिक पर हमारे पिछले 4 साल 5 सालों में 99% क्वेश्चन QT में पूछे गए हैं। तो इनको यदि आप अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली बाकी चैप्टर यदि आप थोड़ा सा कम भी करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ओके। हमारा जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है उसमें हम एक चीज़ को हमेशा इंक्लूड करके चलते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स, कैलकुलेशन के अच्छे तरीके, जिससे कि हम इफ़ेक्टिवली राइट आंसर भी निकाल सकें और थोड़ा स्पीड में भी कैलकुलेट कर सकें, और जहाँ जहाँ तक हो सकता है हमारे कैलकुलेशन के जो एरर्स हैं उनको भी हम मिनिमाइज़ कर सकें। तो क्या वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा बिल्कुल प्रिपरेशन का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो क्लेट का एक एग्जाम होता है, यदि हम देखें तो ये 10th स्टैंडर्ड तक का होता है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोर मैथ्स हमें नहीं करना होता है। और जितना कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा, इसमें स्पेशली केवल 4 चीज़ें, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीपल है, डिवाइड है। परसेंट यदि आप देखो तो परसेंट कुछ नहीं है, केवल मल्टीपल का ही एक टाइप होता है। तो जितना कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा, मैं क्लास में हमेशा कई बार बोलता हूँ कि बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम पे बनना। इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता कि हमें चीज़ें बन रही हैं, ज़रूरत ये है कि हम जो 12 क्वेश्चन हमें QT में मिले हैं उनको हम कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। विदिन अ टाइम यदि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों से हम आगे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, श्रीकांत सर के जो सेंटेंसेस हैं, एक एक बात जो बता रहे हैं उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ट्राई टू नोट इट डाउन, राइट? और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा डायरेक्शन दीजिए और आगे चलिए। एक जो डाउट आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि सर हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्या हमें उसी समय से स्पीड पे ध्यान देना चाहिए या पहले एक्यूरेसी को थोड़ा सा टारगेट करें, उसके बाद जब कुछ एक सर्टेन अमाउंट प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा बहुत हम सेट्स को सॉल्व कर लें, उसके बाद स्पीड की तरफ जाएं? तो बिल्कुल कैसी सर। अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा एक्यूरेसी होना चाहिए। यदि आप स्पीड पे पहले भागेंगे तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आपका डाउनफॉल होगा, एक्यूरेसी में दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन हमेशा होता है कि हम जब इनिशियल लेवल पर हैं, बेसिक जब हमने क्लियर किया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सर एक्यूरेसी। और जब आपकी एक बार एक्यूरेसी हो जाती है और आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्पीड के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। ऑटोमेटिक आप जब आप एक्यूरेसी लेके आ चुके हैं और जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, DI लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्पीड हमारी इंप्रूव हो जाती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एक्यूरेसी होती है और फिर स्पीड देन हमें बढ़ाना ही है, जो प्रैक्टिस से आ जाती है। 2 चीज़ें मेरे दिमाग में और आती हैं कि अभी जो क्लैट का पैटर्न चल रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि DI के लगातार हमारे पास 2 सेट्स आ रहे हैं
और जैसे लास्ट टाइम हमने देखा तो एआर में हमारे पास ऑलमोस्ट 5 सेट्स में से 4 सेट्स एआर के थे, एक सेट को हम पार्शियली सीआर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये नंबर ऑफ सेट्स चेंज हो या पैटर्न में कुछ चेंज हो सकता है क्या, या डीआई सेट्स बढ़ जाए या देखिए, एआर के सेट्स? ऑफिशियली अभी सर क्लैट का कुछ नोटिफिकेशन कंसोर्शियम ने नहीं दिया है। हम्म बट मुझे चांस ऐसा लग रहा है कि क्यूटी का जो 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 12 ही आपको देखने को मिलेंगे। एआर में कुछ हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि सीआर का काफ़ी पार्ट कम था, एआर का काफ़ी ज़्यादा था। हो सकता है इस बार भी हमें एआर अच्छा देखने को मिले, या फिर थोड़ा सा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम हो सकते हैं। ओके। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में डायग्राम्स आने की पॉसिबिलिटी है? बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइन डायग्राम, बार सर डायग्राम, पाई लास्ट चार्ट। 6 ईयर का यदि हम डेटा देखें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बने हैं वो कैसलेट पैसेज बेस्ड बने हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपकी हेल्प को, मतलब आपकी प्रिपरेशन में हेल्प अच्छा करते हैं, क्योंकि वहाँ भी आप देखते हैं परसेंटेज रेशियो का यूज़ होता है और आपकी स्पीड के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बट मैक्सिमम जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो कैसलेट डीआई की करें। हाँ, मतलब मुझे इसमें एक चीज़ ये लगती है कि लास्ट ईयर से पहले तक बच्चे कभी सपने में भी ये नहीं सोचते थे कि क्लैट में एआर आ जाएगा, और अचानक से इतना सारा एआर आ गया और बेसिकली बच्चे वो आगे निकल गए जिन्होंने एआर की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी। जिन्होंने नहीं की थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें लूज़ कर गए मार्क्स। तो क्या हम उस सरप्राइज एलिमेंट को हमेशा अपने दिमाग में रख के प्रिपरेशन करें कि यार ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट क्यूटी में भी तो हो सकता है? क्या अभी तक डायग्राम्स नहीं आए हैं, लेट से अगर एक आध डायग्राम आ गया, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दोनों सेट डीआई के डायग्राम बेस्ड आ जाएंगे, बट अगर एक सिंगल डायग्राम भी आ गया तो क्या वो एक बैकअप प्लान जैसा रखना चाहिए बच्चे को दिमाग बिल्कुल में? प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि क्लैट कभी हमें अधिकतर मैक्सिमम हम देखते हैं कि कई बार बच्चों को शॉकिंग लगता है पेपर देख के। तो इस बार भी हो सकता है कि आपको पैसेज देखने को मिले, बट यदि आपका परसेंट रेशो जैसे मैंने कहा कि यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपको बेटा डीआई यदि ग्राफ बेस भी दिखता है या फिर मतलब कैसलेट भी दिखता है, जो भी दिखता है आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। मेन है आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके। एंड देन उसके बाद फिर जैसे हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए बच्चे ने एआर की क्यूटी की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर लिया, लेकिन फिर जब वो मॉक टेस्ट देने के लिए जाता है तो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि सर मेरे पास इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं किस समय क्यूटी को सॉल्व करूं? पेपर के एकदम स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, या किस समय में एआर को सॉल्व करूं? और अगर करूं तो कितना टाइम इसके लिए मुझे रखना चाहिए? कितना टाइम सही होगा? ऑप्टिमाइज्ड टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए? उसके ऊपर थोड़े से बताएं आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्यूटी में तो 12 क्वेश्चन यदि फिक्स हैं तो एक मोटा मोटा जो आइडल टाइम होता है वो 15 मिनट होता है। बच्चा 15 मिनट यदि क्यूटी में दे रहा है तो वहाँ पर हम कोशिश करें कि लगभग 12 क्वेश्चन जो आए हैं उसमें से 11 या 12 पूरे क्वेश्चन हम वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ। मतलब 15 मिनट एक आइडियल टाइम होता है। अब सीक्वेंस की यदि बात करें तो कुछ बच्चे पे डिपेंड ये करता है कि वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। ओके। यदि बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप क्यूटी को पहले ही कंप्लीट कर लें। ठीक है। इसके अलावा मैं ये एक सजेशन बच्चों को हमेशा देता हूँ, क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ कि आप लास्ट में थोड़ा अवॉइड करें। लास्ट में क्यूटी क्या होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप जीके को रीड कर रहे हैं, तो वहाँ भी यदि आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसको टिक करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। मगर जो कैसलेट स्पेशली पैसेज बेस्ड डीआई आते हैं वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन को माइंड में बिठाना भी है रीड करते टाइम। ओके। और उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा एक कामनेस हो हमारे अंदर, थोड़ा सा हड़बड़ी ना हो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है जब 15 मिनट बचते हैं तो बच्चा वैसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है और उस चक्कर में कई छोटी मोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक हो जाती हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप बहुत ज़्यादा, यदि आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो तो आप सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पे आप उसको करें, लास्ट में थोड़ा सा अवॉइड करें। ओके, गुड। और मेरे ख्याल से फिर एआर के लिए भी कुछ ऐसे ही माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि एआर में भी डेटा का पूरा एनालिसिस होता है, पूरा उसका हमें एक मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है उसे दिमाग में जी। सेट करना पड़ता है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में क्यूटीआर में केवल अंतर यही है कि यहाँ पे हमें डिकोड करना है। मतलब पैसेज को आपको केवल रीड नहीं करना, आपको उसको डिकोड करना है। तो थोड़ा सा आप लास्ट में भी इसको अवॉइड करेंगे। और रही बात एआर के नंबर ऑफ टाइमिंग की, तो टाइमिंग डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एआर में थोड़ा सा फिक्स होता नहीं है, तो हम उसके अराउंड बस प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी करें ताकि हमारी स्पीड वहाँ पे मेंटेन बनी अच्छी रहे। क्या हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चंस को हमें, जैसे डीआई के 2 सेट आए तो उसमें से एक ही करना चाहिए, एक लीव कर देना चाहिए, या फिर क्या हमें एआर में भी इस तरीके से सोचते हैं, या फिर हम बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि बेटा सब कुछ ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करो?
इसमें ये हो सकता है सर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्यूटी अभी स्टार्ट किए ही नहीं है, तो वो ये बोलते हैं कि सर हमें टाइम मिलता ही नहीं है, या फिर टाइम मिलता है तो 2 पैसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो 1 मंथ जो स्टार्टिंग का है, मतलब ये हम देखें तो जो अगस्त वाला मंथ है सर, उसमें कुछ बच्चे ये प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि 2 पैसेज जो हमें मॉक में दिख रहे हैं, हम 2 को ना टच करके एक पैसेज पे पहले फोकस करें, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है हम कम से कम एक करें। वो अभी कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्यूटी को टच ही नहीं करना है। तो आप पहले माइंड में ये सेट करिए कि हमें एक पैसेज पे टारगेट करना है, एक पैसेज हमें अच्छा करना है, और जब आप एक पैसेज में मार्क्स आपके आने लगेंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, फिर हम 2 पैसेज पे भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो कुछ ना करने से बेहतर है कि एक पैसेज सर हम करें, बट ये स्ट्रेटेजी हमेशा नहीं हमें फॉलो करना है, ये केवल 1 मंथ के लिए हम कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा टारगेट वही है कि हम 2 पैसेज जो मिल रहे हैं वही उनको पूरे अटेम्प्ट करें। ओके। एंड लाइक जैसे हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो एक्चुअल जो हमें परफॉर्म करना है उससे थोड़ी सी टफ होनी चाहिए। तो क्या हम ये भी सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि यार जितना डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम में आएगा तो उससे थोड़े से ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए हमेशा? या जैसे अगर हम ये सोच रहे हैं कि 15 मिनट्स हमें क्यूटी में देना है, तो प्रैक्टिस के टाइम पे शायद हमें 12 मिनट्स का ही टारगेट बनाना चाहिए, सो दैट जब हम एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने जाएँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो एटलीस्ट हम उसको सही टाइम लिमिट में, सही एक्यूरेसी के साथ, सही स्पीड के साथ अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है ना? मतलब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस जो होती है वो थोड़ी सी एक कठिन परिस्थितियों में होनी चाहिए। बिल्कुल सर। है ना? जैसे हम क्रिकेट में भी सुनते हैं कि आजकल जो बॉलर्स होते हैं वो बॉल को गीला कर करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्चुअली तो बॉल कभी गीली नहीं होगी, बट अगर उनको मॉइस्चर को डील करना है, जो हमारी ओस आ जाती है ग्राउंड पे उसको डील करना है, तो डेफिनेटली वो उन लोगों के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी ये सोचता हूँ कि हमेशा ये सोचना कि हम सेम डिफ़िकल्टी लेवल पे या इजी क्वेश्चन सॉल्व करके या एग्ज़ाम के लेवल पे ही तैयारी करें, तो उससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती है कि एक तो एग्ज़ाम में जो एक नया एलिमेंट आ जाता है नर्वसनेस का, वो कभी मॉक टेस्ट में तो होता नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रेशर आ जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर एग्ज़ाम में कोई सरप्राइज एलिमेंट आ गया तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड कि यार थोड़ा सा टफ बना लेते हैं प्रैक्टिस को, है ना? जो हमारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी या जिस टाइप के क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर रहे हैं उसको हमेशा थोड़ा सा टफ रखें। अपने टारगेट्स को भी थोड़ा सा टफ रखें कि 15 मिनट्स की अगर 12 मिनट्स में 12 क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, सो दैट एग्जाम में तो फिर 15 मिनट्स में हो ही जाने चाहिए। बिल्कुल, है ना? ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी अप्रोच हो सकती है बच्चों और के इसके लिए। लिए क्लैट के जो हमारे लीगल एज के मॉक हैं बहुत आपको हेल्पफुल मतलब रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि कभी थोड़ा सा मतलब पेपर अनएक्सपेक्टेड इजी आ जाता है, कभी थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। तो यदि आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप यदि लीगल एज के मॉक लगा रहे हैं तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपका मतलब हम इसका वो लेते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो मॉक हम बना रहे हैं तो ये सरप्राइज एलिमेंट आपको वहाँ पे देखने को बिल्कुल मिलता है कि कोई मॉक इजी आ गया है, किसी में टफनेस आ गई है, कोई ऐसा आ गया है कि जो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे आपको AR बेस्ड क्यूटी में पैसे देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप करेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। करेक्ट है। तो फिर वही एक सवाल यहीं पे आ जाता है जो आपने बताया उसी से, कि जो लीगल एज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जो लीगल एज के स्टूडेंट्स नहीं हैं बाय द वे अगर वो भी हमें सुन रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी अगर हम कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकें, कुछ रिसोर्सेज बता सकें, कहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, लीगल एज का जो स्टडी मटेरियल है वो मॉक की स्पेशली बात करें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम हर मॉक का PDF वहाँ पे शेयर करते हैं। तो जो लीगल एज के बच्चे नहीं हैं, नॉन लीगल एज के बच्चे हैं, वो भी वहाँ से उनको डाउनलोड करके बहुत अच्छे से उस पेपर को दे सकते हैं। इसके अलावा लीगल एज के यूट्यूब पे हम बहुत सारे वीडियो लेके आते हैं, हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे क्यूटी के AR के अभी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, सीरीज ऑलमोस्ट मतलब ऑलरेडी चल भी रही है। तो वहाँ से जो अदर बच्चा भी है वो भी यूट्यूब के मीडियम से हमसे जुड़ सकता है और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। कुछ ऐसे 2-3 चीज़ें बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि अब आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, कि सबसे ज़्यादा बड़ी-बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं क्यूटी और AR की प्रिपरेशन में?
क्यूटी में बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर सिली मिस्टेक हमसे हो जाती है, जैसे मान लो हमारा आंसर सर 2 आया, अब बच्चे के माइंड में 2 है तो वो ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देता है, अब ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा 3 था 4 था वो देखते ही नहीं है। तो हमेशा जब आप क्यूटी सॉल्व कर रहे हैं या फिर एआर सॉल्व कर रहे हैं तो 100% कंसंट्रेशन से आप उसको सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते हैं अच्छे से और फिर वो सिली मिस्टेक क्वेश्चन में हो जाती है। तो हमेशा मैं ये बोलता हूं कि जो भी आपका कंसंट्रेशन है वो 200% आप कर दीजिए क्यूटी और एआर में, फुल कंसंट्रेट होकर आप यदि सॉल्व करेंगे तो सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होंगे। ओके तो अब अपन मेरे ख्याल से सेशन को एक थोड़ा एंड की तरफ लेकर जाते हैं, तो कुछ ऐसे फाइनल 3-4 चीज़ें बता दीजिए बच्चों को, या एक समरी कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके दिमाग में प्रिपरेशन करते समय। सबसे पहले तो जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और क्यूटी एआर में अभी आपने बेटा स्टार्ट नहीं किया है तो आप उनको स्टार्ट करिए, क्योंकि क्यूटी बहुत गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। आप यदि सोचेंगे कि बिना क्यूटी के हम क्लैट में अच्छा स्कोर लेके आएंगे या अच्छा एनएलयू हमें मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। लास्ट 3 ईयर 4 ईयर का डेटा यदि हम देखें तो जिन बच्चों ने क्यूटी में अच्छा स्कोर किया है, क्यूटी में जिन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लेके आए हैं, वो बहुत सारे बच्चों से टॉप एनएलयू मतलब बहुत सारे बच्चों से आगे हो गए हैं और टॉप एनएलयू में उनको एंट्री मिली है। तो यदि ये गलती आप कर रहे हैं कि बिना क्यूटी के हम क्लैट अच्छा कर लेंगे, अच्छा स्कोर ले आएंगे, अच्छा एनएलयू मिल जाएगा, तो ये आप भूल जाइए। और अभी समय है, 4 मंथ बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, तो बेटा प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए क्यूटी पे अच्छे से। जो बेसिक चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं सर के साथ कि परसेंट, एवरेज, रेशो और कैलकुलेशन, इनको आप थोड़ा सा ठीक करिए। डीआई को स्टार्ट करिए, 1 पैसेज से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे 2 पैसेज पे हम आएंगे। और सेम स्ट्रेटेजी आपकी एआर में होनी चाहिए। और एआर की दीपन बात करें तो एआर में सर समझता हूँ कि यदि कोई बच्चा 15 दिन अच्छे से मेहनत कर ले तो जो बेसिक टॉपिक हैं उनको अच्छे से किया जा सकता है। और एक बार यदि आपके माइंड में सब चीज़ें, डायरेक्शन या फिर जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन, ये सब चीज़ें यदि माइंड में बैठ जाएंगी तो फिर उसकी प्रैक्टिस यदि लगातार हो रही है तो वो चीज़ें फिर हमेशा माइंड में बनी रहती हैं और अच्छा खासा स्कोर बच्चा वहाँ से गेन कर सकता है। एनालिटिकल रीजनिंग में भी 4-5 टॉपिक बता दीजिए, बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कहाँ से, मतलब कौन कौन से टॉपिक ज़रूर कर लेना चाहिए। एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिक जो चैप्टर हैं, जैसे अल्फ़ाबेट का आपको अच्छे से नॉलेज हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, डेटा अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन है, तो इनको यदि बच्चा ठीक कर लेता है तो हमें बिल्कुल वहाँ पे मॉक में हेल्प मिल जाती है। मोटा मोटा जो एलेट का एआर होता है लगभग उतना ही सिलेबस हाँ, मेरे ख्याल से, बिल्कुल, सिलोजिज्म्स को छोड़ के बाकी सब। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्लैट के बाद एलिट भी देता है, तो आपको अलग से कोई प्रिपरेशन के लिए अलग से कोई चैप्टर नहीं तैयार करना। जो आपने एलिट के लिए किए हैं वही आपको क्लैट के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को श्रीकांत सर की बातों में से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल गई हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता ही है। और ये जो है वो मेरे ख्याल से इस सीरीज़ में जो हमारी क्लैट रोड मैप सीरीज़ चल रही है उसके अगर बाकी के सेशंस भी आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उनको भी ध्यान से देख लीजिए। आई एम 100% श्योर कि आपकी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको एक राइट अप्रोच मिल जाएगी। और इसी के साथ आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।